सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे। पीएम के विदेश दौरे से आपत्ति है, किस बात पर आपत्ति है? रूस दौरे पर जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को प्रत्युष जी प्रधानमंत्री का दौरा है, आधिकारिक दौरा है, इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पर एक बात जरूर है, जब भी प्रधानमंत्री जी बेसिकली रसा जाएं तो चाइना के मुद्दों पर एक बार जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चाइना और रसा का संबंध आज के डेट में बहुत ही अंतरंग हो गया है। और जिस तरह से लगातार 20 के बाद जो परिस्थिति बनी हमारे बॉर्डर एक एरिया में, और अभी भी 3-4 रोज पहले जिस तरह की सूचना आई है कि वो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन पेंगसो झील के आसपास में कर रहा है, निश्चित तौर पे हमें उस पर एक गंभीरता के साथ चर्चा करनी चाहिए। भारत और रूस का संबंध दशकों पुराने रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध एक समय में रहे। आज की परिस्थितियों में हमारी भारत की जो राष्ट्रीय हित है, वो राष्ट्रीय हित कहीं ना कहीं चाइना के इस संदर्भ में जरूर केंद्रित होता है। दूसरी बात, 10 सेकंड से दीजिए। दूसरी बात, जिस तरह की जो वहां पे आयात कर रहे हैं हम तेल को कम दाम में, उससे हमें जरूर फायदा है, पर उससे हमारे आम नागरिकों को भी लाभ होगा, जरूर आशा हम करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा फायदा रसा को हो रहा है। तीसरा जो मुद्दा महत्वपूर्ण है, यूक्रेन युद्ध को लेकर के जिस तरह की परिस्थिति बनी और जिस तरह एक स्वतंत्र देश को रसा ने खुद अधिकृत तौर पे उसको कब्जा करने का प्रयास किया, ये भारत के विदेश नीति के सैद्धांतिक पक्ष के विरुद्ध है। सिद्धार्थ जी आपके पास उससे पहले किशोर तिवारी जी को भी रखिएगा स्क्रीन पर। किशोर तिवारी जी, संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा कि पीएम विदेश में ही रह जाएंगे और यहां सरकार गिर जाएगी? अरे भाई, दररोज तो खबर आ रही है। कभी नीतीश बाबू नाराज है तो कभी चंद्रबाबू नायडू नाराज है। इसका पीएम के रूस दौरे से क्या संबंध है, ये बताएंगे आप? यहां सरकार गिर जाएगी, पीएम विदेश में ही रह जाएंगे, क्या मतलब है इसका? नहीं, वो अब विदेश दौरे जाएंगे और वो यूक्रेन का भी काम करेंगे, यूक्रेन और उनका वो भी रोकेंगे। ये अधिकारी दौरा है। उन्होंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे करते रहे और भारत के मुद्दों पे ख्याल दे, इतना ही है। दूसरा एक बात मैंने वो जो उन्होंने टाली, पुतिन और मोदी जी की कार्य पद्धति में बहुत ज्यादा साम्य है। वो भी किस प्रकार से चुन के आ रहे आपने देखा, और मोदी जी की कार्य पद्धति में वही तानाशाही भरी हुई है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतने कद्दावर नेता बीजेपी में हैं, पर सबको दरकरार कर दिया। अभी मोदी पैटर्न चल रहा है, तो मोदी पैटर्न कभी भी केंद्र में सरकार गिर सकती है, ये स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि सामंजस्य के कोई मतलब सिद्धार्थ यादव क्या विपक्ष कोई ऐसे सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है क्या, जो आप लोग नहीं देख पा रहे? किशोर तिवारी जी देख पा रहे हैं, संजय राउत देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश में रहेंगे और यहां पर कुछ दूसरी डील हो जाएगी? देखिए, मैं मानता हूं कि देश का सौभाग्य है कि अभी हमारे विदेशी रिश्ते ये विपक्ष के हाथ में नहीं है, नहीं तो दोनों ही प्रवक्ताओं द्वारा जो बात कही गई है, मैं मानता हूं कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चाइना के विषय पर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई चाइना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो रशिया उसमें मदद करे। वो दिन जा चुके। अगर कोई भी हमारे यहां पर कहीं का कोई कंस्ट्रक्शन करने की गुस्ताखी भी करेगा तो भारत डील करने को तैयार है। भारत जाके किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि रशिया का ज्यादा फायदा हो रहा है, रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है, उस पर भी बात होनी चाहिए। रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? आप भारत के स्टैंड के साथ भी खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जो महत्वपूर्ण बात समझने की है वो ये है कि 26 घंटे की एक विजिट है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर आप लोग सच्चाई सुनने की भी हिम्मत ना रख सके तो ऐसे नहीं हो पाएगा। बीच में टोका ना कीजिए। किशोर जी, जब आप कह रहे थे, जब डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे थे, सभी प्रवक्ता खामोशी से सुन रहे थे। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो लोगों को भी ये बहस समझ में आएगी। देखिए, जो महत्वपूर्ण बात इस विजिट की है, 26 घंटे की विजिट आदरणीय प्रधानमंत्री रशिया में कर रहे हैं, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। 40 साल के बाद पहली बार हमारा कोई प्रधानमंत्री वो ऑस्ट्रिया में जाने वाला है। रशिया के अंदर कितने स्ट्रेटेजिक विषयों पर हमारी चर्चा होने वाली है। $65 बिलियन का हमारा ट्रेड हो चुका है रशिया के साथ, एक्सपोर्ट होने वाला है। सबसे बड़ी बात, AK-203
जो वेपन जिसकी फैक्ट्री अमेठी में लगी थी, उसके 6 लाख गन्स का ऑर्डर, वो भी अभी हमारी इस डील में शामिल है, उस पर भी बात होने वाली है। मेड इन इंडिया, रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ वो गन जो बन रही है, जो हमारी इन्फेंट्री को भी जाएगी, दुनिया भर में वो जाएगी, वो इंसास राइफल को जो रिप्लेस करने वाली है। पर विपक्ष इन बातों पर बात नहीं करेगा क्योंकि कोई सार्थक सुझाव उसके पास नहीं है। देश क्या करे, विदेश नीति में क्या करे, कोई सुझाव नहीं है। देश कैसे चलना चाहिए, हमारी विदेश नीति कैसे बेहतर हो, विपक्ष इस बात में सोच ही नहीं सकता। विपक्ष को क्या याद आ रहा है? विपक्ष को याद आती है राजनीति। विपक्ष को याद आता है वहां चले जाएंगे तो यहां से सरकार गिर जाएगी, बाहर ही घूमना। अरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी सरकार बनने के बाद पहली स्ट्रेटेजिक मीट के लिए रशिया जा रहे हैं, जो हमारा इतना पुराना एलाई है, और आपको राजनीति याद आती है? कभी तो इससे ऊपर उठिए। ठीक है, मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा और कुछ नहीं। आप सुझाव नहीं दे सकते, समझ आ गया, पर राजनीति करना यह दुर्भाग्यपूर्ण। ओके, काउंटर करना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कपिल जी आपके पास जाऊंगा। जी, अभी चाइना के मुद्दे पर चाइना और रसा के और भारत के विदेश मंत्री लगातार उस पर बैठक करते रहे। क्या भाजपा के प्रवक्ता को इसकी जानकारी नहीं है क्या? इससे पहले कई बैठकें इन लोगों की आपस में हुई है, तो इसका मतलब ये अपने ही विदेश मंत्रालय मंत्री के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, सरकार के स्टैंड के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। क्या चाइना ने जिस तरह से हम रशिया से भीख मांगने का प्रयास किया है, चाइना से हम डील कर सकते हैं? अरे भैया, भीख मांगने की बात नहीं कर रहे हैं आप। रसा फिर बीच में आप बोल रहे हैं, हम भी नहीं बोलते बीच में, आप जानते हैं मेरा स्वभाव। मैं कहता हूं कि जो स्टैंड है वो स्टैंड भारत सरकार का स्टैंड है, ये व्यक्तिगत मेरा स्टैंड नहीं है। क्या यूक्रेन के युद्ध को लेकर के जो है पूरी विश्व कम्युनिटी के साथ भारत खड़ा है या नहीं है, ये बता दीजिए। या भारत चाहता है कि रसा जो है उस पर कब्जा कर ले? यदि ये बात नहीं है तो इसको आपको स्वीकारना है। भारत का ये स्टैंड यही है, हमने कभी भी भारत के स्टैंड के विरुद्ध में नहीं किया। आप दोनों बात जो कर रहे हो भारत के स्टैंड के विरुद्ध। छोटे से जवाब, रसा और चाइना का रिलेशन जो है सबको पता है, इसमें भारत की विदेश नीति कहां महत्वपूर्ण है, हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, हमारे विदेश नीति के कोर में यही होना चाहिए और यही रहा है। सिद्धार्थ यादव जी 10 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी प्रवक्ताओं का रुख करूंगा। 10 सेकंड है व्यापार, 10 सेकंड सिद्धार्थ यादव। व्यापार के मुद्दों पर भी भारत जो है बहुत दो संवेदनशील विषय हैं, इसलिए मेरे को आप 10 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात रख दूं। अजय जी अब सुनिएगा। अजय जी अब आपको सुनना पड़ेगा, मुझे 10 ही सेकंड मिले। बहुत संवेदनशील विषय। पहली बात तो यूक्रेन के विषय पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने रशिया से बायलैटरल मीटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति से बायलैटरल मीटिंग करी थी, और हमने कहा था कि यह युद्ध मानवता पे वार है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। और भारत इस बाइपोलर वर्ल्ड में कैसी मध्यस्थता कर रहा है कि पूरा विश्व कह रहा है कि भारत इस पूरे युद्ध को सुलझा सकता है, यह एक देखने की बात है। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बस 10 सेकंड लूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कल से चीन और पेंगोंग लेक के पास कंस्ट्रक्शन को लेकर के झूठ फैला रहे हैं कि वहां पे 2020 तक भारत का कब्जा था और अब वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है कि 1962 में वो हमारे हाथ से जा चुका था। आप लोग ये प्रोपेगेंडा और झूठा नैरेटिव फैलाते हैं, इसलिए उसको नैरेटिव हमें बताना पड़ता है। चाइना के साथ जो हमारा है बॉर्डर पे डिस्प्यूट, उसको लेकर के हम बायलैटरल बातचीत कर सकते हैं, पर ना रशिया से भीख मांगी जाएगी, ना अमेरिका से भीख मांगी जाएगी। आप लोगों के दिल जा चुके, वो लद गए। कपिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले संजय राउत का यह बयान जरूर सुनिएगा। संजय राउत ने क्यों कहा है ऐसा, सुनिए एक बार। मॉस्को जाएंगे, मॉस्को के बाद यूक्रेन जाएंगे, दोनों का वार रुकवा दिया है ना, पापा ने वार रुकवा दिया है, तो दोनों देश में जाएंगे मोदी जी। मोदी जी तो अभी जितने दिन बचे हैं विदेश यात्रा करते रहेंगे, और जब विदेश रहेंगे तो यहाँ सरकार उनकी गिरी होगी, तो विदेश में ही रहेंगे शायद। कपिल जी, मोदी जी विदेश दौरे में रह जाएंगे, सरकार निकल जाएगी, बस ये हवाई तीर है या वाकई में कुछ सीक्रेट डील हो रही है अंदर खाने? देखिए, जहां पे सरकार अल्पमत में चल रही हो, ये फुल फ्लेज सरकार नहीं है इनकी। ये तो मिला करके सहयोग से चल रही है। अब सहयोगी इनके बता पाएंगे कि उनको लंगड़ी मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, क्योंकि लंगड़ी मारने वाले के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, 5 मिनट में कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए एक परिस्थिति जन साक्ष्य होता है, उसके एविडेंसेस को देखते हैं। एलजेपीआर की बात कर रहे हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नहीं, अभी तो हमने कुछ कहा नहीं, हमने कहा नहीं। वो हाँ, ठीक बात कह रहे हैं आप। और मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि प्रधानमंत्री जी क्या अपने ही पास विदेश मंत्रालय भी रख लिए हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर विदेश मंत्री का काम क्या है? विदेश मंत्री ने क्या एक बार भी रशिया और यूक्रेन जो है इधर नई सरकार में घूमा? क्या उन्होंने धरती बना के रखी है? और दूसरी बात, हास्यास्पद स्थिति ये है, रिजांजला पर
जा करके स्मारक वो तोड़ देते हैं। डोकलाम से लेकर के हर जगह वो अपना गांव शहर बसा रहे हैं और 200 शहर अपने गांव पे घर बना चुके हैं अरुणाचल के पास, और ये कह रहे हैं कि साफ मुक्त हो गया। और सबसे बड़ी बात, इनको राजनीति और कूटनीति में ही अंतर नहीं मालूम है। ये कहते हैं कि अगर आप रशिया से बात कर लोगे चाइना के विषय पे तो भारत का क्या रह जाएगा। बहुत अच्छी बात है साहब, कूटनीति तो आपने कभी सीखी नहीं, अगर सीख लिए होते तो ज्यादा बेहतर होता भारत के लिए। आज आप सोचो कि जब आप अमेरिका से एक तरफा पेंग बढ़ाते हो तो रशिया चाइना से पेंग बढ़ा लेता है, और क्या खतरनाक है, किसकी स्थिति आपके ज्यादा समीप है, कौन आपका बेहतर मित्र साबित होता रहा है। बहुत कुछ चीजें विदेश नीति पर निर्भर करती हैं। अरे काला पानी तो आप नेपाल से बात नहीं कर पा रहे हो, नेपाल आपको आंख दिखा रहा है। टाइगर आर्मी बांग्लादेश की आपके ऊपर फायर झोंक देती है आपके पहले रिजिम में। तो आप इस बात को सोचो कि आप कहां लेकर के खड़े हो विदेश नीति को, कौन आपके साथ खड़ा है। और पापा जी जब हर जगह का मामला हल कर दे रहे हैं तो ये फिर दौरा करने की क्या जरूरत है, हल करने बैठ करके ये तो हल किया जा सकता है ना। तो जब वार रुकवा सकते हैं मैं तो के सिन्हा सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा धीरेन्द्र कुमार का। धीरेन्द्र जी, विपक्ष इतना कॉन्फिडेंट क्यों है एनडीए के अलाइंस को लेकर, और ये बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सरकार, इनके सहयोगी खुद छोड़कर इधर आ जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस विपक्ष में क्यों है? विपक्ष के सभी साथी जो है जानकार हैं, उनको कितना में अल्पमत कहा जाता है, कितना कंफर्टेबल मेजोरिटी होता है, ये सभी को पता है, देश के लोगों को भी पता है। अब इस तरह का वो लोग नारे लगाते रहते हैं। संजय राउत जी को पूरा महाराष्ट्र ही गंभीरता से नहीं लेता है, तो आप लोगों को भी ना हम लोगों को लेने की जरूरत है। विदेश नीति पर मुझे लगता है कि सारे प्रवक्ता हो चाहे सारी पार्टियां हो, देश के लिए रहते हैं, और देश के मामले में सब लोग को एक रहना चाहिए और रहते भी हैं। रसिया जाने पर इतनी आपत्ति क्यों है, ये मुझे समझ से परे है। कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कपीस भाई की वो जो नहीं जाते हैं देश के हित के लिए, और रसिया के साथ कितने संबंध पुराने रहे 80 और 70 के दशक से लेकर के। आप देख लीजिए कि पहला असामरिक क्षेत्र में अगर भारत मजबूती की ओर कदम उठाया था तो मेरा सबसे मजबूत साथी हुआ करता था। अगर कहीं भी विदेश नीति के लिए अगर वो जाते हैं, देश को आगे बढ़ाने में बिना सहयोग के, वैश्विक रूप से सहयोग के लिए बिना हो नहीं सकता है, और सभी लोग एडमिट भी करते हैं। लेकिन अब विरोधी दल के नेता इसलिए विरोध करना है, ये मेरे समझ से परे है। और सरकार पर जहां तक कपीस जी ने सवाल उठाया था कि कब बदल जाएंगे, भाई मेरे मित्र आप पढ़े लिखे आदमी हैं। 2014 से आदरणीय चिराग पासवान जी मोदी जी के सबसे किशोर जी को, धीरेन्द्र जी को रखिएगा स्क्रीन पर एक बार पीसीआर जी, सबसे मजबूत पार्टनर के रूप में खड़े हैं। और रसिया के साथ जो संबंध है ना, चाहे मीग हो, मिराज हो, हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सामरिक रूप से सबसे मजबूत हम लोगों का विश्वसनीय साथी के रूप में रहा है। यूक्रेन के युद्ध में भी देखा है, भारत का अपना एक स्टैंड रहा है कि हम मानवता के लिए बिल्कुल खड़े हैं, किसी को किसी के आंतरिक मामले में दखल में उनके साथ नहीं है। लेकिन भारत के किशोर तिवारी जी, विदेश नीति पर सवाल क्यों? सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हमें अपने वो बस यही मनाते विदेश नीति को मजबूत करना। ऐसा थोड़ी जो है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार जा रही है, इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी संबंधों को प्रगाढ़ किया है। नहीं, जाने पे तो विषय नहीं था। इतना ही था कि संजय राउत के बोलने का आशय कि मणिपुर चले जाते, विदर्भ जहां दर रोज 8 किसान आत्महत्या कर रहे वहां जाते। बंगाल पर संजय राउत कुछ नहीं बोलते हैं, उनको तो बंगाल के बारे में पता होगा। संजय जी आप तो जानकार आदमी हैं। अरे भाई, अरे अभी तो कह रहे थे कि मुझे विदेश नीति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। संजय राउत नहीं पता, बंगाल के बारे में तो पता होगा ना। अरे मेरी बात सुनो, आप है ना कितने दिन के मेहमान है वहाँ, आपको ही नहीं मालूम। मुझे मालूम है कि नहीं, आप मुझे बताइए कि बंगाल पर भी आप तो कम से कम जानकार है, आप पर मुझे भरोसा है किशोर जी। संजय राउत पर हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप जानकार आदमी हैं। आपने सुना नहीं धीरेन्द्र जी, आपने सुना नहीं, किशोर जी ने कहा कि आप वहां पर कितने दिनों के मेहमान हो आपको खुद नहीं पता है। मैं 2014 से मैं यही बता रहा हूँ कि चिराग पासवान जी लगातार है, कोई आज के नहीं है, वो नए मेहमान नहीं है। इनके तरफ आज जब दिक्कत हुई है तो इंडिया गठबंधन के अलायंस हो गए। हम बहुत मजबूत सहयोगी हैं, मजबूत साथी हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, एक ही बात मैं बोलता हूँ, आत्मसम्मान
कितने दिन तक कॉम्प्रोमाइज आपका करोगे? क्या आत्मसम्मान है किशोर जी? आप ये बताइए ना, आप क्यों इस तरह के बंगाल के बारे में आप क्यों नहीं बोल पाते? वहां पर क्या वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? एक मिनट, मेरी बात समझो। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों मैं रखते हैं किसी आप? सर आपके पास आ रहा हूं। आप किसी सर प्रवक्ता भी हैं और आप पत्रकार भी हैं। ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी बड़ी डील है जिसकी हम सबको उम्मीद लगानी चाहिए रूस दौरे से? के सिन्हा सर। प्रत्युष, मेरे से सवाल है क्या? जी आप ही सवाल है सर। देखिए प्रत्युष, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जिसमें शायद हमारे जो बैठे हैं पैनल में सब लोग, लगता तो है कि बहुत ज्ञाता हैं जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, और सब अपने अपने तरीके से बयान करते हैं। मगर इस चीज़ को यह समझना होगा, ये 22वां इंडो रशिया का समिट है। मतलब ये 2000 से शुरू हुआ था जब वाजपेयी साहब होते थे, और ये लगातार चलता रहा। 2021 में लास्ट पुतिन साहब आए थे 2 महीना पहले दिसंबर में। उसके बाद यूक्रेन वॉर हुआ और पूरा ग्लोबल आप देखेंगे, चाहे वो अटलांटिक रीजन्स हो, चाहे मेडिटेरियन हो या इंडो पैसिफिक हो, पूरी की पूरी परिस्थितियाँ बदल गई। यदि हम इनको छोटी छोटी बातें, इतनी अच्छी छोटी सी बात लेकर यदि हम डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे नहीं। बड़ा सीरियस डिबेट है। आपने पूछा कि क्या हुआ, किस लिए गए, क्यों ऐसा जाना पड़ा, अभी क्या ऐसा समय था। देखिए, इसकी टाइमिंग्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 4 जुलाई को ही एससीओ की मीटिंग हुई थी। एससीओ में भारत भी उसका हिस्सेदार है, मगर हमारे विदेश मंत्री गए थे, सी जिनपिंग भी आए थे, पुतिन भी आए थे और 10 देशों के लोग थे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भी सितंबर में 2000, यदि आपको 22 में याद होगा, तो उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने रशिया के प्रधानमंत्री को ये कहा था कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। एक चीज़ कहा था, पूरे विश्व के अंदर में इसकी बहुत प्रशंसा हुई थी कि भारत का जो स्टैंड है, भारत ने यूक्रेन वॉर को नहीं नकारा है, उसके लिए उसको रशिया को दोषी नहीं ठहराया है। मगर हम ये कहते हैं डिप्लोमेसी से, अब बातचीत से बातचीत होगी। अभी क्यों गए? वो जा सकते थे 4 जुलाई को ही जो एससीओ की मीटिंग में वहाँ मिल सकते थे, मगर वो गए हैं इसलिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों को यदि छिछली तरीके से बात करेंगे, ये चीख चिल्लाहट करेंगे एक दूसरे पर, या कोई कहेगा कि जा करके, तो हम जिस तरह से उभरते हुए भारत के अंदर में आप बेड़ियां पहना देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पूरा विश्व आज के दिन में एक हाइटेंड ग्लोबल टेंशन चल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज आउट हो रहा है। इंडिया, आप कह रहे हैं ना, इकोनॉमी, देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ा है बायलैटरल ट्रेड, जो हमारे फेवर में नहीं है। पहले जब 2014 में था तो $10 बिलियन की हमारी ट्रेड होती थी केवल रशिया के साथ, और ये कहा गया था, फर्स्ट मीटिंग जब मोदी जी किए थे 2014 में, उसके बाद 8 मीटिंग हुई हैं। केवल एक उसका एक रखा गया था एक एम कि 2025 तक हम इसको ले जाकर 10 से 30 बिलियन डॉलर पे ले जाएंगे। मगर परिस्थितियां बदली और जो अभी आया है फिस्कल ईयर 2024 में, ये ऑलरेडी $66 बिलियन पहुंच चुका है, बेसिकली इन फेवर ऑफ रशिया। क्योंकि हमारे को डिस्काउंटेड ऑयल मिले हैं, हमारे को वहां से फर्टिलाइजर मिले हैं, कोल लेकिन चीन को क्या संदेश जा रहा है सर? क्योंकि देखिए, रशिया को हमारा पुराना मित्र देश है रूस, ये सबको पता है, खत्म कर लो। लेकिन चीन के साथ भी रूस की नजदीकियां हैं और पिछले दिनों में बढ़ी हैं। तो इस दौरे से रूस को क्या मैसेज दिया जा रहा है, चीन को क्या मैसेज दिया जा रहा है, और चीन के थ्रू पाकिस्तान को क्या मैसेज जा रहा है? देखिए सिंपल है। इंडिया का एक स्ट्रैटेजी हमने जो अडॉप्ट किया है, खास करके अभी वाले सत्ताधारी लोगों ने किया है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। यदि हम अमेरिका से भी हम अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर रखते हैं और रशिया से भी रखते हैं, तो ये कहा गया कि यदि रशिया चाइना के साथ रखता है अपना स्ट्रैटेजिक, और उसने तो उससे भी आगे ले गया नो लिमिट पार्टनरशिप, तो हमें कोई इसके अंदर में कोई बड़ी हमें वजह नहीं दिखती, और इंडिया इससे कंफर्टेबल है, एब्सोल्युटली कोई ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए। देखिए, हम लोग जो चीजें कर रहे हैं यूरोप में, उसका कोई, हम जो वेस्ट एशिया में कर रहे हैं उसको रशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रशिया हमें ऑयल देता है, आज नहीं तो आपकी इकोनॉमी कहाँ चली जाती। हमारे से $4 बिलियन ही रशिया के पास हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक बड़ा गैप है। अभी जो होगा, ये इस गैप को भरने के लिए गए हैं। यदि
आप देखिए 65 को कह रहा है, एक्चुअली 66 बिलियन डॉलर है, 61 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात हो रही है और हम लोग ऐसी छिछली बातें कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात मैं जो सबसे ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा सर, मैं आपके पास दोबारा आर्मी के अंदर में वो यूक्रेन वॉर में लड़ रहे हैं। जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सिद्धार्थ यादव जी, जो बात संजय राउत ने कही है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान और रूस का संबंध काफी पहले से है और पंडित नेहरू और इंदिरा जी की पॉलिसी की वजह से हुआ है, ना कि पीएम मोदी की वजह से हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्रेडिट की भी होड़ है कि आप इसे ये ना दिखाएं कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं या फिर हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है वो ड्यू टू बीजेपी या ड्यू टू पीएम मोदी बढ़ रहा है। कांग्रेस कहेगी ये तो इंदिरा जी और नेहरू जी की देन है, क्रेडिट की लड़ाई है क्या? देखिए मैं तो संजय राउत जी के बयान को जवाब देने योग्य भी नहीं मानता, इसलिए मैं तब से उस पर जवाब ही नहीं दे रहा, मैं टिप्पणी भी नहीं कर रहा, क्योंकि जिस विपक्ष का ये स्तर हो जो बिना समझ के बात बोलता हो तो फिर उसका क्या जवाब दिया जाएगा। अब उनको ये भी नहीं पता कि जो एनुअल इंडिया रशिया कॉन्फ्रेंस है वो किसके दौर में शुरू हुई थी, हमारे रिश्ते कब से मजबूत होने लगे। अब मैंने तो ठेका नहीं उठाया कि सारी बात संजय राउत जी को मैं ही जाके समझाऊं, वो राजनेता है, उनको पता है। अब वो सच्चाई जान करके भी झूठ बोलेंगे तो मेरी गलती नहीं है। पर अभी आपकी डिबेट पे कपिश जी ने एक बात कही, मैं उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए विपक्ष की भूमिका देखिए, पूरे विश्व में अगर कोई भी देश का नेता किसी देश का जाएगा ऐसी किसी स्ट्रेटेजिक मीटिंग पे तो विपक्ष आकर के चर्चा करेगा कि ये बात और होनी चाहिए, ये भारत का एक इंटरेस्ट है जो और रखा जाना चाहिए, ऐसा और होना चाहिए। कपिश जी क्या कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बन गए हैं क्या? क्यों जाना चाह रहे हैं बार बार? अरे एनुअल इंडिया रशिया कॉन्फ्रेंस है, 9 साल बाद जा रहे हैं। उससे पहले हमारे विदेश मंत्री जाते थे, डेलीगेट लेवल पर जाते थे, अधिकारी लेवल पर मीटिंग होती थी, पर भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं किसी स्ट्रेटेजिक मीटिंग पे, उस पे कैसे राजनीति हो, कैसे कटाक्ष हो, कैसे उसको छिछालेदार किया जाए, मात्र जिस विपक्ष का ऐसा एजेंडा उस पर क्या बोला जाए। अगर देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, अगर देश की प्राथमिकता ये आपका एजेंडा नहीं हो सकता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, पर जैसे ही सच बोलने लगेंगे विपक्ष या तो हू करने लगेगा या वॉकआउट कर जाएगा। करिए हू करिए कपिश जी, सुबह सुबह आपको स्वागत है इस बात के लिए। आप लोग सुन नहीं सकते सच्चाई को, आप लोग जान नहीं सकते कि देश में क्या महत्वपूर्ण है, आप लोग देख नहीं सकते देश को बढ़ते हुए आगे। आप यही बात करेंगे, मैं ऐसे कैसे डिबेट होगी? आप मेरे को अगर 10 सेकंड अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा तो अचानक विड्रॉल कैसे हो गए विदेशों में? हमें ये बताइए, 250 जगह से करीब में विजिट हुए प्रधानमंत्री जी के, कितने खर्चे आए और देश को क्या लाभ हुआ? कौन सी नीति है सबसे ज्यादा पैसा निकालने का काम विदेशी कंपनियों ने किया है? अपनी बारी में बोला था मैंने, आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे बताइए आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है?